जय भुलगी गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कितनी मज़ेदार बात है ना कि पहले चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। ओके। तो देखो, अब ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जैसे ही एक स्टूडेंट ने इसको लिखा है तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और मेरे ये गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने ये 20-25 मिनट मेरे ध्यान से सुन लिए देन आपको इस चैप्टर में आगे कोई डाउट नहीं रहने वाला है। बस आपको ईमानदारी से बस मेरी बातें सुननी है। ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। अब इसको लिखने वाले ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट है ये। क्या थे बेटा, ये बेसिकली फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यानी ये नोवेल लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। अब ये जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये कब की कहानी बताता है हमें, ये बताता है हमें फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय के बारे में, यानी जब फ्रांस और प्रूशिया में युद्ध हुआ था 1870-1871 के टाइम में। और उसमें फ्रांस जो है हार गया था प्रूशिया से। और प्रूशिया का उस समय सेनापति कौन था? बिस्मार्क, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क। आपने अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में शायद पढ़ा होगा इनके बारे में। ओके। तो प्रूशिया बेसिकली क्या है आज के समय में? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, अगर इन सबको मिला लेना तो वो प्रूशिया ही बन जाता है। अब देखो हम इस स्टोरी में पढ़ने क्या वाले हैं। फ्रांस है बेटा, उसके दो राज्य हैं। कौन से दो राज्य हैं? अल्सेस एंड लॉरेन। ओके। अब इन पर क्या हो गया है, जब फ्रांस हार गया है प्रूशिया से तो जर्मनी का इन पर सबका कब्जा हो गया है। अब उन्होंने एक लॉ पास किया है कि अब से इन दोनों राज्यों के कहाँ पर स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाएगा किसी को भी। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या इफेक्ट होता है वॉर का हमारे एजुकेशन पर इन दोनों राज्यों में। चलिए, आपके जैसा ही बच्चा है, कहानी सुनाता है, बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना है मेरे साथ। देखो, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत लेट गया था। मैं बहुत लेट अपने घर से निकला और मुझे बहुत ज़्यादा डर था। ड्रेड माने फ़ियर ऑफ स्कोल्डिंग। मुझे डाँट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली क्योंकि एम हेमिल जी ने मुझे क्वेश्चंस दिए थे पार्टिसिपल्स पे करने को जो मैंने नहीं किए थे। और मैं तो उनके बारे में फर्स्ट वर्ड तक नहीं जानता था। फर्स्ट वर्ड का मतलब एक अक्षर भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता था मैं तो उनके बारे में। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना भाग चलते हैं और अपना दिन कहीं दूर बिताते हैं। कितना बढ़िया मौसम है, बर्ड्स चिर्पिंग कर रही हैं एज पर बैठ के। और देखो ना, वो 100 मील के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स भी ड्रिलिंग कर रहे हैं। अंडरलाइन करिएगा। 100 मील मतलब होता है बेटा जहाँ पर जो लकड़ी होती है उसे काटा जाता है। ठीक है, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, पेड़ के मोटे मोटे तने होते हैं, उनको काटा जाता है। एंड ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया मौसम है यार, बर्ड्स चहचहा रही हैं और पीछे देखो प्रूशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाग भाग चलते हैं आराम से, है ना? इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सब मुझे और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लुभा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है देन द रूल फॉर पार्टिसिपल से। उन पार्टिसिपल से ज़्यादा तो मुझे ये बातें पसंद आ रही हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे में क्षमता है कि मैं इसका विरोध करूंगा और मैं अपने स्कूल ही जाऊंगा। तो देखो, इस बात को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना कि यहाँ से पता चलता है कि फ्रांस एक डिसिप्लिन्ड लड़का तो था ही। अभी मैं आपको बता दूँ, इस जो कहानी आपको ये लड़का बता रहा है उसका नाम बेटा फ्रांस है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। ओके। अगले पैरा में हम क्या देखेंगे? व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा। टाउन हॉल क्या होता है बेटा? वो बिल्डिंग जहाँ से लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो अपना रूल करती है। जब मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे कई सारी भीड़ खड़ी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड जिस पर नोटिस वोटिस कुछ आते हैं, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी। चाहे वो हम युद्ध हार गए उसकी खबर हो, चाहे कुछ नोटिस हो, या कोई कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने बिना रोके चलते ही चलते ये सोचा कि अब क्या बात हो सकती है भाई, जो यहाँ इतनी भीड़ खड़ी हुई है। देन अब देखते हैं क्या बात थी। वो यहाँ पे कहता है फ्रांस, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। मैं उतनी जल्दी गया जितनी जल्दी मैं जा सकता था। लेकिन पीछे से ये जो ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर यानी चौकीदार, पहरेदार, अपने हेल्पर के साथ, अप्रेंटिस माने हेल्पर के साथ खबर पढ़ रहे थे बुलेटिन पर जो आई थी। और वो मुझे पीछे से कहते हैं, अरे डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ बब। बब यानी बॉय। ओके। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल में बहुत समय में आराम से पहुंच जाओगे यार, इतना जल्दी मत भागो। तो देखो,
ये उन्होंने जिस टोन में कहा ना, वो सार्कास्टिक टोन थी, वो एक तरीके से उसका मज़ाक सा उड़ा रहे थे, ऐसा उसने उस समय सोचा वहाँ पर। पर इस टोन को बेटा हम रिलेट करेंगे अभी जो न्यूज़ आई थी बुलेटिन बोर्ड पे, क्योंकि न्यूज़ जो है कहीं न कहीं हमारे स्कूल से ही रिलेटेड है, ओके? तो चलिए देखते हैं। तो वो यहाँ पे वही कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि यार ये मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर वो क्या हुआ, भागते-भागते और हाँफते-हाँफते एम हैमिल के लिटिल गार्डन तक जहाँ पहुँचा। एम हैमिल कौन है? बेटा इसके टीचर हैं, जो इसको क्या सिखाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं, जो इसे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है। तो उनके गार्डन में ये भागते-भागते जा पहुँचा। आप इस फ्रेज़ को अंडरलाइन करिए, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ को, और आप इसमें लिखिए गैस्पिंग। गैस्पिंग माने हाँफते-हाँफते, ठीक है? फिर वो क्या कहता है, यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ और डिस्टर्बेंस रहती है, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो मैं सड़क से ही सुन सकता हूँ। देखो आप लोगों के स्कूल के बाहर भी पहले से ही आवाज़ें आती रहती होंगी ना, ओके। आवाज़ों में क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन माने इन अ कलेक्टिव मैनर, बच्चे साथ में कोई पोएम पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसकी आवाज़ आती है, वेरी लाउड। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी तेज होती है कि हमें अपने कान के ऊपर हमें अपने हाथ लगाने पड़ते हैं जिससे हम क्लियर तरीके से सुन पाएं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो स्केल होता है वो एकदम टेबल पे क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, मतलब टीचर अपने रूलर को बार बार टेबल पे मार रहे होते हैं। तो नॉर्मल डे में क्या होता है, ये सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही होती हैं, मगर अभी सब कुछ बहुत शांत था। देखो क्या होता था, ये आवाज़ें होती थी ना तो मैं फ़ायदा उठा लेता था। आई हैड काउंटेड ऑन माने एडवांटेज ले लेता था मैं किनका? कॉमोशन का, नॉइज़ और डिस्टर्बेंसेस का, टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना देखे अपनी सीट पर पहुँच जाता था इन आवाज़ और डिस्टर्बेंस की वज़ह से। लेकिन आज तो सब कुछ शांत था। अब आज तो एकदम सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सुबह संडे मॉर्निंग हो, जैसे संडे की मॉर्निंग को शांति होती है, ऐसी शांति थी। थ्रू द विंडो, मैंने अपनी खिड़की मतलब नीचे खिड़की से मैंने मेरे को अपने क्लासमेट्स दिख रहे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमिल जो इसके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे अपने आयरन रूलर को अपने बाजू में दबाए हुए एक तरीके से, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर मुझे सबके सामने जाना पड़ा। तुम सोच सकते हो कितना शर्मिंदा था मैं। ब्लश्ड माने शर्मिंदा, या मतलब एक तरीके से घबराया हुआ सा था, और हाउ फ्राइटेंड, कितना डरा हुआ था मैं। यार तुम खुद सोचो, कोई लड़का अकेले क्लास में घुसेगा, पूरी क्लास बैठ चुकी है, तो वो अब ऑब्वियस सी बात है, घबराया हुआ होगा, डरा हुआ होगा। देखो फिर आगे पढ़ो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यार, टीचर ने मुझे पनिश ही नहीं किया। एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। मुझसे कहा कि यार देखो तुम जल्दी से अपनी जगह चले जाओ फ्रांस, क्यों, वरना हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे अपना चैप्टर या जो भी हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो फिर वो क्या कहता है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच पर फटाक से पहुंचा और बैठ गया जाकर। नॉट टिल देन, ज़्यादा देर नहीं हुई थी मुझे कि मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट, यानी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब मेरा डर कम हुआ था। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं वो तो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या पहन के आए हैं उसके संग, फ्रिल्ड वाइट शर्ट भी पहन के आए हैं। कौन सी शर्ट पहन के आए हैं, फ्रिल्ड वाइट शर्ट भी पहन के आए हैं, और लिटिल ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप भी पहनी है। ओहो हो, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है भाई साहब। अच्छा ये कपड़े तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज वाले दिनों पर ही पहनते थे, अब आज वो पहन के आए हैं, यानी कुछ तो बात है। अब अगर इसके अलावा देखा जाए, देखो उसे अच्छा क्या लगा कि आज उसकी टीचर नए कपड़े पहन के आए हैं जो वो ओकेजनली पहना करते थे। ये तो चीज़ उसे अच्छी लगी, लेकिन इसके अलावा पूरा स्कूल कैसा था, काफ़ी स्ट्रेंज सा लग रहा था, कि कुछ अजीब-अजीब सा लग रहा था, और काफ़ी सोलमन, सोलमन माने बेटा सीरियस, कि आज काफ़ी स्कूल सीरियस है, वो पुराने जैसी बात है ही नहीं यार। तो अब ये तो उसने देख लिया। लेकिन अब जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, वो क्या था, कि बैक बेंचेस पर, जो कि हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर आज गाँव वाले बैठे हुए थे, वो भी चुपचाप। ओल्ड हॉज़र बैठे थे। हॉज़र माने एक तरीके से रिस्पेक्टेड पीपल होता है, कुछ लोग फार्मर भी कह देते हैं, रेप्यूटेड, मतलब आप मान के चलते हो एक बड़ा बूढ़ा आदमी है, रिस्पेक्टेड है, वो बैठा था, ठीक है। अपनी थ्री कॉर्नर्ड हेड को पहने हुए वो पहन बैठे थे। फॉर्मर मेयर बैठे थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर भी बैठा था, और कुछ और भी बैठे थे उनके संग में। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास क्यों दिख रहे थे यार, उदास दिख रहे थे यहाँ पर। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
ओल्ड प्राइमर को यहाँ पे अंडरलाइन करिए और लिखिए प्राइमर माने होता है बेटा बुक। तो हॉजर जो थे वो अपने संग एक पुरानी किताब भी लेकर बैठे थे, थम्ब्ड एट द एजेस, जो क्या हो रही थी किनारों से थोड़ी मतलब फटी-फटी सी हो रही थी या खराब सी नहीं होती है, पुरानी किताबें डैमेज सी होती हैं किनारों से, वो उसका हाल था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने अपने क्या करा, थाइज और घुटनों पर रख के उस किताब को खोला, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। देखो ये उसने थोड़ा एक टोन इस्तेमाल करी है सरकास्टिक टाइप की, कि उसके काफी बड़े बड़े चश्मे थे, तो वो उनसे वो देख रहे थे उन पेजेस को, ठीक है। देखेंगे अब हम आगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, क्या सोच रहा था कि यार आज स्कूल में बहुत शांति है, टीचर फ्रिल्ड कोट पहन के आए हैं, ओकेजनल वाले कपड़े पहने हैं, और पीछे ये विलेज वाले भी बैठे हैं और ये उदास भी दिख रहे हैं। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी मैंने क्या देखा, एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, मतलब वो अपनी चेयर से उठ खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एक सीरियस टोन में उन्होंने कहा, देखो इस टोन का ही वो ज्यादातर मुझे से इस्तेमाल भी करते थे, कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एम हैमिल किस टोन में ज्यादातर बोला करते थे, तो आप लोग बेटा कहेंगे ग्रेव एंड जेंटल टोन में। तो फिर उन्होंने बाद में हम सबसे कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं ये आखिरी लेसन है जो तुम लोगों को देने वाला हूँ। ऐसा ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब सिर्फ स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा। कल से तुम्हारा न्यू मास्टर आ जाएगा, ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितने ही शॉकिंग वर्ड्स थे ये मेरे लिए, मैं तो पूरा शॉक हो गया। बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी ये फ्रेंड्स के लिए कि उसे अब फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी। ओह! द wretches! What that was what they had put up at the town hall. wretches माने अनफॉर्चुनेट पीपल, कुछ दुष्ट भी कह देते हैं हिंदी में। तो वो मतलब उन लोगों के लिए कहता है जो प्रूशिया वाले थे। ओह! दुखद लोगों! क्या तुमने ये लगाया था टाउन हॉल के आगे, जिस खबर को सब पढ़ रहे थे, और वो ब्लैक स्मिथ और वॉचर मुझसे कह रहा था कि तुम स्कूल आराम से जाओ। ओहो! दुष्ट लोगों! माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जा रहा है। वाई, ऐसा क्यों? मेरे को तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आया है, अब मैं आगे कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा। मुझे यार, मैं यहीं रुक जाऊंगा देन, अब क्या होगा? ओह! अब मैं बहुत ही सॉरी फ़ील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स याद नहीं करे थे। मैं अपने बर्ड्स को देखने चला जाया करता था और मैं स्लाइडिंग करने चला जाता था सार। सार क्या है बेटा? एक रिवर है जो कि होगी यहाँ अल्सेस में, तो वहाँ पर स्लाइड करने चला जाया करता था। अब इस उन सब बातों के लिए क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है ये, उन सब बातों के लिए इसे बुरा लग रहा है। माय बुक्स, जो कि मुझे अभी तक निसेंस लगते थे, मतलब एक आफ़त सी लगते थे कुछ देर पहले तक, वो इतने भारी थे उठाने में, उनमें इतनी ग्रामर थी, हिस्ट्री थी, ये सब बातें थी, लेकिन अब वो मुझे कैसी लग रही हैं? मुझे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही हैं, जिनको मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अब देखो कितनी जल्दी उसका एकदम पूरी स्थिति बदल दी उसके दिमाग की, जैसे उसे पता चला कि ये उसका लास्ट लेसन है, जिन चीज़ों से वो नफ़रत करता था, वो उन चीज़ों के लिए कह रहा है कि अब मुझे ये पुराने दोस्त लग रहे हैं। तो बेटा इससे सीख ये मिलती है कि जब तक हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, मगर जब वो हमसे जा रही होती है दूर, देन वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग पार्टिकुलरली। तो ये आपके जीवन में हर चीज़ पर लागू होता है। फिर वो कहता है, एंड एम हेमल, हमारा ये टीचर, अरे ये जा रहा है, ऐसा आइडिया मुझे सोच सोच के भी गुस्सा आ रहा है, मुझे सोच भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ऐसा मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अब देखो यहाँ पर वो सब कुछ भूल गया, कि अपना वो ड्रूलर स्केल लेके चलता था, उससे लोगों को मारता था, या कितना क्रैंकी था, वो क्रैंकी माने इरिटेबल था। अब उसे उसके लिए भी दया आ रही है, मतलब वो उसके लिए भी काइंडनेस शो कर रहा है कि यार इसे मैं फिर नहीं देख पाऊंगा, ये जा रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात है ना कि बच्चे के दिमाग में बिल्कुल वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब देखो उसके लिए वो क्या कहता है, ओहो सॉरी, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अच्छा, तो ये भाई लास्ट लेसन की चक्कर में ही आज अपने ये ऐसे बढ़िया संडे वाले कपड़े पहन के आया है, मतलब इज्जत देने के लिए कि आज आखिरी लेसन है तो बढ़िया कपड़े पहन के जाता हूँ। और फिर वो कहता है, नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आया कि ये भाई गांव वाले पीछे बैठे क्यों थे, ये पीछे क्यों सीट पर बैठे हुए थे, तो ये भी क्या करने आए थे, बिकॉज
वो भी सॉरी हैं, वो भी रिग्रेट हो रहे हैं टू, क्योंकि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए। अब ये उनका क्या है, आने आने से वो क्या कर रहे हैं, ये उनका एक तरीका है हमारे मास्टर को उसके 40 साल की सर्विस के लिए थैंक यू बोलने का, रिस्पेक्ट देने का, और अपनी कंट्री के लिए कि अब जो उनकी है ही नहीं। आराम से समझना। देखो, विलेजर्स पीछे बैठे हैं, अब उसे समझ आ गया क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये उनका एक तरीका है जिससे वो पहले बात तो एम हेमिल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि वो 40 साल से सेवा कर रहा है स्कूल में, और उसके अलावा वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि अब शायद उनकी बची ही नहीं, क्योंकि अब उस पर कब्जा हो चुका है। किसका कब्जा हुआ है, सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्रूशिया का। ठीक है, प्रूशिया का कब्जा हो चुका है, तो वो ये कह रहा है यहाँ पर है अपना फ्रांस। जब मैं ये सोच ही रहा था, while I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मैंने अपना नाम सुना, किसी ने मेरा नाम बोला। ओ हो, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी कुछ लेसन पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? ओहो भाई, अगर क्या होगा अगर मैं ये जो रूल पार्टिसिपल का मुझे बोलना है वो मैं बोल ही नहीं पाया, वो भी क्लियर बोलना है, अगर मैं ऐसा कर ही नहीं पाया तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होता है, ये खड़ा होता है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। ये पहले वर्ड पे ही बेटा कंफ्यूज हो जाता है, मिक्सड अप माने आप लिख लो साइड से, कंफ्यूज हो जाता है, और वहीं पे अपनी लुटिया डुबा देता है। एक तरीके से कहते नहीं है कि इसने तो पहले ही कबाड़ा कर दिया। अब ये वहाँ पे खड़ा रहता है, अपनी डेस्क पर खड़ा रहता है, और मतलब ये कह रहा है कि मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सर ऊपर उठा के टीचर की तरफ देख सकूं। अब फिर वो उसे क्या सुनाई देता है, वो सुनाई देता है कि एम हेमिल उससे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं आज, आज तुम्हें भी बुरा लगना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही उसने, कि वो पहले से डाल डांटता होगा, ठीक है, ऐसे कहता होगा तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते, लेकिन जब आज लास्ट लेसन है तो वो डांटेगा नहीं, वो तुम्हें रियलाइज करा रहा है कि देखो जिस चीज को तुम छोड़ते थे ना, आज वो चीज तुमसे छूट ही गई, अब वो तुम कर ही नहीं सकते दोबारा, तुम्हें भी इस बात का बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हम रोज अपने आप से कहते थे अरे अभी तो बहुत समय है, आराम से याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो ना अब कहाँ आ गए हैं हम। अह, दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। कितनी बड़ी ही मुश्किल है अल्सेस के साथ। अल्सेस के साथ से हमें ये पता चलता है कि जो फ्रांस का स्कूल है वो कहाँ पर है, अल्सेस में है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। कितनी बड़ी मुश्किल है ना, कि अल्सेस ने तो बस फ्रेंच लैंग्वेज सिखाना रोक ही दिया, आज ही रोक दिया, कल से कोई नहीं सीखेगा। देखो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके लिख लो कि यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कंट्री को, क्योंकि कंट्री के लिए शी इस्तेमाल किया गया है और ऐसा बोला गया है कि उसने लर्निंग रोक दी। ठीक है, इसलिए नाउ दोज फेलोज आउट देयर। अब देखो जो प्रूशिया के आदमी जो बाहर है ना, उन्हें हक है तुमसे कहने का, क्या कहने का, अरे कैसी बात करते हो यार तुम बनते तो ऐसे बहुत बड़े फ्रेंचमैन हो कि फ्रांस हमारा है, और तुम्हें अपनी लैंग्वेज लिखना और बोलना तक नहीं आता है। कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, क्या जानते हो फ्रांस के बारे में यार। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। देखो देखो, हाँ ठीक है तुम बुरे हो, मतलब इस कंडीशन में तुम रिग्रेट करो, लेकिन तुमसे ज्यादा भी रिग्रेट और कोई कर सकता है मेरे पुअर लिटिल फ्रांस। देखो भाई, फिर वो कहते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा सभी, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। हमारे पास अच्छे अच्छे कारण हैं अपने आप को ब्लेम करने के लिए, कि हम भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं तुम्हारी इस स्थिति के लिए। ठीक है, वो अपने आप को भी, सबको दोष देते हैं वो, कि यार सबके पास कारण है। फिर क्या कहते हैं, देखो इन पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो कहाँ चिंता थी कि तुम फ्रेंच सीखो जाके। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। वो तो प्रेफर कर रहे थे कि तुम्हें फार्म पे वर्क कराएं, जिससे कि थोड़े पैसे भी घर में आ जाएं। उन्हें कहाँ चिंता थी कि तुम फ्रेंच सीखो। और मैं कम था क्या, मेरे को भी अपने आप को दोष देना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, मुझे तुम्हारे लेसन सिखाने थे, उसके अलावा मैंने तुम्हें तुम्हें पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया, लेसन नहीं सिखाया। और क्या जब मुझे फिशिंग के लिए नहीं जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, छुट्टी दे देता था ना मैं, जब फिशिंग के लिए जाना होता था। तो वो इन सब बातों को इन्हें रियलाइज कराते हैं कि मैं भी दोषी हूँ तुम्हारे फ्रेंच ना सीख पाने का। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात, एम हेमिल पहुंचे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने में कि ये लैंग्वेज कैसी है। वो ये कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
देखो अपनी लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि अपने देश से प्यार करते थे, अपनी लैंग्वेज से प्यार करते थे, हर चीज़ से प्यार करते थे जो फ्रांस से रिलेटेड थी। इट इज़ द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है? ऐसा हम कह सकते हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसको हमें अपने बीच बेटा बचाए रखना है, हमें इसे सेव करे रखना है। देखो क्या होगा, इस बात को आप ध्यान से समझो। मान के चलो भी प्रूशिया का कब्जा हो गया, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो तो बेटा जर्मन या डच लैंग्वेज ही सीखेगी, वो तो फ्रेंच नहीं सीख पाएगी। लेकिन अब जितने लोगों को आती है फ्रेंच, तो उन्हें ये अपने बीच बचाए रखनी है और इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने से मतलब है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। देन ऐसे ही फ्रेंच लोग समझेंगे भी कि कभी फ्रांस हुआ करता था, कि उसकी ये भाषा भी थी, वरना तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोग बंदी बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनकी अपने लैंग्वेज पर कमांड रहती है। होल्ड फास्ट माने कमांड रहना। जब तक उनकी अपने लैंग्वेज पे कमांड रहती है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे उनके पास प्रिजन की चाबी है, कि मतलब उनके पास जेल के ताले की चाबी है, इसी प्रकार है कि मतलब वो कह रहे हैं यहाँ कि जब तक आप कैदी हो, बंदी हो, कुछ भी हो, अगर आपको अपनी लैंग्वेज पर कमांड है, अपने जो नेशनल लैंग्वेज है उस पर कमांड है, तो ये समझ लो तुम्हारे पास जेल की चाबी है। अब देखो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जब बेटा सब लोग बंदी बन जाते हैं, तो फिर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। अब जब इंडिया में पहले ब्रिटिश राज था, तो इंग्लैंड का हिस्सा माना जाता था एक तरीके से इंडिया। पर ये हिंदी भाषा ही तो थी हमारी, जिससे हम पहचान पाते थे कि अच्छा हम गोरों में नहीं आते हैं, हम गोरों से क्या है अलग हैं। हम उनमें नहीं आते हैं, हम उनसे अलग हैं। तो ये ही तो हम समझ पाते हैं एक तरीके से, और फिर इससे क्या होता है, लोग अपने आप को, नेशनलिज्म की बात आ जाएगी हम यहाँ पे, कलेक्टिव बिलोंगिंग समझते हैं कि हम इस देश से रिलेट करते हैं, हमारा ये देश है, और फिर वो इससे क्या होता है, फ्रीडम के प्रति और जागरूक होते हैं और अपने कुछ स्टेप्स उठाते हैं, जैसे इंडिया ने फ्रीडम ली वैसे ही सेम टू सेम। ओके, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे वरना फिर हिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है? ओके, फिर वो क्या कहते हैं भाई, इतना सब कहने के बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और एक चैप्टर हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। वो फ्रेंड्स कहता है मैं तो हैरान था यार कि मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, मतलब जो भी कुछ भी वो हमारे एमएमएल कह रहे थे, मुझे तो बहुत आसान लग रहा था यार आज। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही नहीं, चीजें तो इतनी ही आसान थी पर मैंने सुना ही नहीं कभी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मैंने सुना नहीं, और शायद इन मास्टर साहब ने कभी भी इतने पेशेंस के साथ कभी हमें पढ़ाया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि यार ये बेचारा आदमी जो है, हमारा एमएमएल टीचर है, वो जो भी जानता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सब कुछ हमें जानने से पहले बता देना चाहता है। वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है एक ही बार में। ग्रामर के बाद क्या हुआ, हमारा राइटिंग का लेसन था। यानी देखो सबसे पहले क्या हुआ, रीडिंग करनी थी, जहाँ फ्रेंड्स को उसने रिसाइट करने के लिए बोला। फिर राइटिंग होने लगी, राइटिंग में उसे, वो राइटिंग कह रहा हूँ मैं, फिर उसे लेसन पढ़ाया, लेसन में अच्छे से समझ आ गया। अब लेसन के बाद क्या हो रहा है, राइटिंग हो रही है। ठीक है, राइटिंग में हम समझते हैं क्या हुआ। तो उस दिन भाई हमारे जो एमएमएल साहब टीचर थे, वो सब बच्चों के लिए नई नई कॉपीज लाए थे, जिन पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस अपने देश के लिए लिख के लाए थे वो। तो ऐसा लग रहा था कि जब सब बच्चों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कि जो छोटे छोटे हमारे देश के झंडे हैं वो हर डेस्क पर क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से टॉप ऑफ द डेस्क पर वो लहरा रहे हैं। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और यार आप सबको भी देखना चाहिए था कि हम लोग कैसे काम पर लगे हुए थे चुपचाप, कितनी शांति थी। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी पूरी क्लास में, वो थी पेन्स की स्क्रैचिंग की। देखो पेपर में नहीं जो आवाजें आती हैं बस पेन के चलने की, वही आवाजें यहाँ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स अंदर आए, पर किसी ने कोई अटेंशन दिया भैया नहीं उनको। हाँ, हल्का सा भी अटेंशन नहीं दिया, नॉट द लिटरलिस्ट वंस। और सब क्या कर रहे थे, सब कर रहे थे हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। सब क्या कर रहे थे, फिश हुक्स को ट्रेस करने में लगे हुए थे। किसी ने भी बीटल्स के आने पे क्या हुआ, अटेंशन नहीं दिया। देखो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। फिश हुक्स मतलब फ्रेंच लैंग्वेज होती है बेटा, वो इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है। उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मतलब जिनको हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ता है लेटर के ऊपर, आपने देखा भी होगा।
तो उसी को एक तरीके से यहाँ पे ये मुहावरा कह बना के कह दिया है कि वो लोग तो बस भाई उन चीज़ों को भी छोटी-छोटी चीज़ों को भी ध्यान से लिखने में क्या थे उलझे हुए थे। उनका दिमाग-विमाग नहीं गया कि बीटा लाए और चले गए, नहीं। एकदम कंसंट्रेटेड, जो कि आपको बनना है। फिर क्या हुआ? ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। तुम फिर फ्रांस कहता है कि यार मैंने देखा कि रूफ पर पिजन्स जो है वो कू कर रहे थे और फिर मैंने मन ही मन में सोचा ये हमसे तो फ्रेंच में बंद करवा देंगे, जर्मन वो प्रूशियन लैंग्वेज करवा देंगे शुरू हमारी। क्या ये इन पिजन्स को भी जर्मन में ही कू करवाएंगे? क्या इनका भूता है इतना? देखो उसकी बच्चे की सोच है मगर बड़ी अच्छी सोच है कि एनिमल्स तो किसी भी नेशन से, किसी भी देश से नहीं बंधे होते हैं ना, वो तो अपना कर रहे हैं ना। हम इंसानों को तो ये लोग पकड़ सकते हैं, पर क्या इनकी भी ये लोग कू जर्मनी में करवा सकते हैं? कितनी अच्छी बात कही उसने। तो फिर वो देखता है, वो कहता है कि जब भी मैं अपना राइटिंग से सर उठा के एमएमएल की तरफ देखता हूँ, मुझे क्या दिखता है कि एक बड़ा ही आदमी मोशनलेस, बिल्कुल सुस्त अपनी चेयर पे बैठा हुआ है और बस एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को देखता जा रहा है। जैसा कि मानो कि वो अपनी आँखों में सब कुछ बसा लेना चाहता हो। इस पूरे दृश्य को वो अपनी आँखों में बसा लेना चाहता हो। कहाँ ये कमरा हुआ करता था, यहाँ बच्चे बैठते थे, ये होता, वो होता था। अब सब अपनी आँखों में बसा लेना चाहता हो, ऐसा वो देख रहा है मानो कमरे को। फैंसी भाई बड़ी अजीब-सी भी बात है क्योंकि 40 साल से वो सेम प्लेस में रहा है विद द सेम गार्डन आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर ही उसका गार्डन था। हिज क्लास इज फ्रंट ऑफ हिम, उसकी क्लास एकदम उसके सामने रहती थी, जस्ट लाइक दैट। एकदम फैंसी सी बात है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn। जो डेस्क और बेंचेस हैं सिर्फ वही पुरानी और स्मूथ हुई हैं। वॉलनट का ट्रीज थोड़ा बड़ा हो गया है और हॉपवाइन जो उसने प्लांट किए थे वो ट्विंड हो गई हैं अबाउट द विंडोज टू रूफ। वो विंडो से छत की तरफ जाने लगी हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। कितना उसका दिल टूटा होगा उसे जब ये पता चला कि मुझे ये सब छोड़ के जाना है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन अ रूम अबव। और वो अपनी बहन को ये कहते सुन रहा है कि ऊपर जो क्या है ना क्लास के ऊपर इसका कमरा है तो जहाँ पर इसकी बहन और ये सब रहते हैं तो वो अपनी बहन को कहते हुए सुन रहा है कि चलो चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें निकलना भी है, ये देश छोड़ के हम अगले दिन जा रहे हैं। यानी अब ये एमएमएल जो है फ्रांस छोड़ के ही जा रहा है। कितनी दुखद बात है ना, कितना बुरा लग रहा होगा ना बेचारे एमएमएल को। अब आगे वो क्या कहता है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उस बंदे में इतनी हिम्मत है कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुन रहा है। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद क्या हुआ, उनको हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ना था तो वो भी इसने पढ़ाया। और उस लेसन को पढ़ाने के बाद बेटा क्या हुआ, बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू। कितना मजा देखो पहले तो ये बता दूं यहाँ पर कि ये बेबीज है ना, ये बेबीज नहीं है, ये फ्रांस के वो जो क्लास फेलो है ना वही हैं, तो चिल्ड्रंस ही हैं ये। अब उसने ऐसा बेबीज इन्हें क्यों कहा, देखो इनकी क्लास में क्या है, एक एक्टिविटी हो रही थी मान के चलो, जिसमें इन्हें पहले तो लेसन पढ़ना था हिस्ट्री का, उसके बाद इन्हें बाबे बीबू कहना था। ये बाबे बीबू क्या है, ये बेटा एक तरीके से वॉवल कॉन्स्टेंट साउंड होता है फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज में वॉवल कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो ऐसी उनकी एक्टिविटी थी। तो अब ये बाबे बीबू कौन करता है, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं, बेबीज करते हैं, लेकिन अब ये लोग भी कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने क्या, इसलिए फ्रांस ने क्या करा कि अपने क्लास फेलोज को भी बेबीज कह दिया यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। डाउन देयर, पीछे जब ये लोग बाबे बीबू कर रहे थे तो पीछे अपना जो ओल्ड हॉजर था उसने भी क्या करा, अपने स्पेक्टिकल्स उतार दिए और अपनी जो प्राइमर किताब थी उसको दोनों हाथों में पकड़ लिया और वो भी उनके संग बाबे बीबू कहने लगा। और तुम भी देख सकते हो फ्रांस मतलब एक तरीके से हम लोगों से ही कह रहा है कि वो रो रहा था, जो ओल्ड हॉजर था वो रो रहा था, उसकी आवाज़ एक तरीके से लग रहा था कि इमोशन से भरी हुई है। मतलब कहते हैं ना कि जब रोते हुए कोई इंसान बोलता है तो उसकी आवाज़ अलग ही होती है। तो वो थी उसकी आवाज़ में, एक इमोशन था। और कितना फ़नी था ना कि उसको सुनकर हम हँसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। हमें रोना भी आ रहा था एक तरफ, लेकिन वो उसको रोते देख के हम हँस भी रहे थे। मतलब ऐसी हमारी हँसी भी छूट रही थी। बच्चे होते हैं, बच्चों का दिमाग है यार, तुमको पता ही है। अह! हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। देखो कुछ ऐसा ही है, मैं इसी प्रकार से अपने लास्ट लेसन को जानता हूँ जो मेरा था फ्रेंच लैंग्वेज का। अब इसके बाद भी थोड़ा-सा बचा है, बस थोड़ा-सा देख लो। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो फिर क्या होता है, घड़ी जो है चर्च की वो 12 पर आके बजती है, टन टन। देन द एंजलस, फिर बेसिकली क्या होता है, प्रेयर का समय हो जाता है इनकी, तो वो भी मतलब हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज।
और इसी समय क्या होता है कि बेटा जो सॉमिल के पीछे वाले फील्ड में नहीं वो प्रूशियन सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी वहां से लौट के आ रहे होते हैं, तो ट्रम्पेट बजते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये लोग भी लौट के आते हैं। एम हेमिल एकदम खड़े थे, उनका चेहरा थोड़ा पेल सा था, मतलब मायूस थे, येलो वैसे मतलब होता है पेल चेहरे का, ठीक है, पर वो मायूस थे, आप यहाँ ये समझ लो। और अपनी चेयर से खड़े हुए वो, और वो कहता है फ्रांस कि मैंने उनको कभी भी इतना टॉल नहीं देखा। टॉल माने सैड, सीरियस, कभी भी उन्हें ऐसा नहीं देखा मैंने। फिर वो हम सबसे कहते हैं, माय फ्रेंड्स, आई आई पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं, समथिंग कुछ उनके गले में चोक कर जाती है चीज़। ऐसा मत समझो कि गले में कुछ जाके फँस गया। मतलब वो अगर कुछ बोलते ना तो बेटा वो बोल नहीं पाते, वो रो देते वहाँ पर। इसीलिए वो होता है ना कि जब हम ज़्यादा रोना आ रहा होता है तो हम बोल नहीं पाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं और रोना भर जाता है हमारा। तो इसलिए बस वो इतना ही बोल पाते हैं, पर वो आगे जा नहीं पाए और नहीं बोल पाए आगे। फिर वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और बेटा एक अपने हाथ में चॉक का पीस उठा लेते हैं और जितनी भी उनमें ताकत थी, मतलब उस समय तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही वो हताश थे, मायूस थे, जितनी भी उनसे ताकत हो सकी और जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख दिया, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस ये बेटा फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। तो देखो फिर क्या हुआ, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तो बेटा फिर उन्होंने कुछ नहीं करा, वहीं रुक गए और अपने सर को जो है वॉल से टेक दिया और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना किसी से, क्योंकि वो कहने सुनने की पोजीशन में नहीं थे, वो बस रो देते थे। और बस उन्होंने अपने हाथ से एक ऐसा जेस्चर बनाया कि बच्चों को समझ आ गई कि स्कूल डिसमिस हो गया है और अब हमें जाना चाहिए। इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हाँ, देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ, कमेंट में पूछ लेना। कोई सजेशन देना हो किसी प्रकार का, कमेंट में बता देना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, ठीक है, मुझसे, वो भी कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू। जय भोले की।